नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग का मालूम है कि पिछले क्लास 11th में आप लोग द गैसियस स्टेट में ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 12 का जो पहला चैप्टर जो ठोस अवस्था है, द सॉलिड स्टेट है, उसमें आप लोग को ठोस के बारे में विस्तार से जानना है। तो आज हम लोग जो क्लास 12 का जो पहला जो अध्याय है, अध्याय 1 ठोस अवस्था, उसको विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग ठोस अवस्था में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो जैसा आप लोग पिछले क्लासेस में जान चुके हैं कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जगह घेरता हो तथा हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी के द्वारा अनुभव किया जा सके, पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जगह घेरता हो मतलब उसमें आयतन हो तथा हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी के द्वारा अनुभव किया जा सके। पांचों ज्ञानेंद्रियों के मतलब हो गया आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो उसमें से किसी के द्वारा अनुभव किया जा सके उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु है, तो वायु हमारा जो स्किन होता है, जो त्वचा होता है, उससे स्पर्श करने पर पता चलता है कि वायु बह रही है, वायु जो है कि प्रवाह हो रही है। तो वायु क्या हुआ? पदार्थ हुआ। उसी तरह से हम लोग किसी चीज़ को आँख से देखते भी हैं, स्वाद के अनुसार भी जानते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जगह घेरता हो तथा हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी के द्वारा अनुभव किया जा सके, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, यानी कह सकते हैं देयर आर 3 मेन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठोस जो होता है उसके बारे में तो विस्तार से हम पढ़ेंगे, लेकिन द्रव और गैस जो है दोनों सामूहिक रूप से तरल कहलाता है। और इसकी तरलता का जो कारण है कि इसके जो अणु होते हैं स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। तो द्रव और गैस जो है सामूहिक रूप से तरल कहलाता है। जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि द्रव एवं गैस सामूहिक रूप से तरल कहलाता है और ये दोनों प्रवाहित होता है। तरल वही पदार्थ कहलाता है जो फ्लो करता है। जैसे लिक्विड जो है फ्लो करता है, गैस जो है ब्लो करता है। तो ये दोनों का तरलता का जो मुख्य कारण है कि इसके अणु जो होते हैं स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और ये इसके अणु जो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं उसके वजह से ये फ्लो करता है और तरल कहलाता है। तो पदार्थ के अवस्थाओं के गुण उसके अणुओं के बीच लगने वाला बलों पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ का जो गुण होता है उसके अणु के बीच जो आकर्षण बल है और उसके बीच जो स्पेस है, जो अंतरा आणविक जगह है, उस पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, वर्तमान समय में ये अंतरा आणविक बल के आधार पर ही एक ऐसे पदार्थ का खोज किया गया, ऐसे पदार्थ बनाया गया जिससे हम ऐसे वस्तु बना सकते हैं जो स्टील से मजबूत हो, एल्युमिनियम से हल्का हो और जो तांबा हो या और जो धातुएं हैं उससे अधिक उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, यानी विद्युत चालकता हो। तो अगर आप अभी जाइएगा न्यू टेक्नोलॉजी में या खोजिएगा नया पदार्थ जो कि सॉलिड है और उससे स्टील से मजबूत, एल्युमिनियम से हल्का और तांबे जैसे धातु से अधिक विद्युत चालकता वाला वस्तु बनाया जा सकता है, तो आपको आसानी से पता चलेगा कि ये नया पदार्थ जो खोज हुआ है
उसका नाम है कार्बन नैनो ट्यूब। तो आजकल वर्तमान समय में कार्बन नैनो ट्यूब से बहुत सारे पदार्थ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी हल्का होता है और विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। तो बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं कि ठोस के अभिलक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के जो मुख्य गुण होता है, पहला है इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, यानी इसका वॉल्यूम और शेप जो होता है वो निश्चित होता है, कहीं भी रखिए कभी भी उसका आयतन और आकार नहीं बदलता है। दूसरा है कि इसका अंतरा आणविक बल, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, मजबूत होता है, यानी इसके जो कण होते हैं उसके बीच जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तीसरा है अंतरा आणविक जगह, इंटरमोलिकुलर स्पेस, बहुत ही कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है नगण्य होता है, न के बराबर होता है। ये जो देख रहे हैं कि इसके बीच जो ये जगह है खाली है, इसी को हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये स्पेस जो है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, इसीलिए इसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसको प्रेस नहीं कर सकते। जो इसका सबसे एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है कि इसके अवयवी कण, यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिस कणों से ठोस बना हुआ है वो कण आयंस हो सकता है, मोलेक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, उसका पोजीशन निश्चित होता है और वो केवल अपने आसपास, यानी उसको हम लोग कहते हैं कि पेंडुलम जो घड़ी का होता है ना, जो दोलन करता है, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओसिलेटरी मोशन या कहिए वाइब्रेटरी मोशन, तो केवल दोलन करता है मीन पोजीशन के अबाउट, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जैसा बच्चों आप बता रहे थे कि जो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो केवल ओसिलेटरी मोशन करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसका जो मोशन होता है, जिसको हम लोग ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, उसी तरह से सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं उसके जो कण होते हैं उसमें कंपन होता है। जैसे देखिए, यही जो है बेस है, इससे हम एक धागा बांध दिए हैं, धागा में एक बॉब यानी लोहे की बॉल कहिए, उसको बांधे हैं। अब ये देखिए, यहाँ से ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया और ये इसको कहते हैं मीन, अबाउट मीन पोजीशन, यानी ये बॉब का जो मूवमेंट हो रहा है ये अबाउट मीन पोजीशन हो रहा है। तो इसी प्रकार से सॉलिड के जो कण होते हैं उसका दोलन होता है। सॉलिड में ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन नहीं होता है, जबकि जो लिक्विड और गैस हैं उसके कण में ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ओसिलेटरी तीनों तरह का मोशन होता है। जो आपका अगला इसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ठोस के कणों के बीच जगह बहुत कम होता है और उसके कण का पोजीशन फिक्स होता है, इसीलिए इसको आप दबा नहीं सकते हैं। रिजिड को आप इस तरह से समझ सकते हैं, अनबेंडिंग अनफोल्डिंग, यानी इसको मोड़ नहीं सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये सॉलिड के अभिलक्षणिक गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से। अब हम आप लोग को ठोस के वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं और ठोस के वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं। तो बच्चे, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के गुण देख रहे थे।
तो देख रहे थे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल का बना होता है और उस क्रिस्टल में अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो स्वव्यवस्थित होता है। स्वव्यवस्थित मतलब रेगुलर पैटर्न में सजा रहता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्यामितीय आकार यानी जियोमेट्रिकल शेप जो है, यानी शेप भी उसको आप कह सकते हैं, वो निश्चित होता है, यानी उसका शेप कभी चेंज नहीं करता है। दीर्घप्रासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर के मतलब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा क्रिस्टल है, तो इसके इस हिस्से में और अगर इस हिस्से में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके सभी भागों में जो कंस्टिट्यूएंट पर वो भाग चाहे अगल बगल का हो या वो भाग एक दूसरे से बहुत दूर का हो, एक दूसरे के अपोजिट विपरीत का हो, लेकिन कहीं किसी भाग का भी अगर कण का अरेंजमेंट आप अध्ययन करेंगे तो एक समान होगा। उसी को कहा जाता है दीर्घप्रासी व्यवस्था, या इंग्लिश में उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण का जो अरेंजमेंट होता है वो पूरे क्रिस्टल में एक समान होता है। इसका गलनांक जो होता है निश्चित होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गर्म करने के साथ वो मेल्ट करने लगेगा, पिघलने लगेगा, बल्कि एक निश्चित टेम्परेचर पर जब पहुंचेगा तब मेल्ट करेगा। इसीलिए कह सकते हैं कि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। अगला जो आपका है इसका प्रॉपर्टी कि गलन इंथैल्पी, जिसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी जो मेल्ट करने के लिए जो एक निश्चित अमाउंट ऑफ हीट इसको देना पड़ता है, एक निश्चित अमाउंट ऑफ हीट देंगे तभी ये ठोस से द्रव में चेंज होगा। ये वास्तविक ठोस है यानी ट्रू सॉलिड है। ट्रू सॉलिड इसके मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉल्स सॉलिड भी होता होगा, तो हम आगे चर्चा उसकी करेंगे कि ठोस भी दो तरह का होता है, एक ट्रू सॉलिड और एक स्यूडो या उसी को कहते हैं फॉल्स सॉलिड। और जो स्यूडो सॉलिड होता है, फॉल्स सॉलिड होता है, उसका गुण लिक्विड से द्रव से मिलता जुलता होता है। तो हमने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल का बने होते हैं और उस क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अवयवी कण है, उसका अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में निश्चित होता है। उसका जो शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। पूरे क्रिस्टल के किसी भी भाग के में अगर अवयवी कण का आप अरेंजमेंट देखेंगे तो सब जगह समान होता है। उसको हम लोग कह सकते हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, निश्चित होता है। गलन एंथैल्पी निश्चित होता है। ये वास्तविक ठोस है। इसके अलावा कुछ और गुण है जिसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो दो भाग में, दो टुकड़े में, दो हिस्से में विभक्त हो जाता है और दोनों हिस्से की जो सतह होगी कटने के बाद वो प्लेन होगा और स्मूथ होगा। जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो वो दो टुकड़ा में बट जाएगा, यानी दो टुकड़े में विभक्त हो जाएगा और दोनों टुकड़ा जो होगा उसका जो सतह होगा वो प्लेन और स्मूथ होगा। अगला जो इसका गुण है विषम दैशिक होता है। देखिए, विषम दैशिक क्या है? विषम दैशिक को हम लोग अंग्रेजी में
एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक हुआ कि मान लीजिए कि यही कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का देखिए डिफरेंट डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इधर है, एक इधर है, इधर है, बहुत सारे डायरेक्शन है। अब इसके डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसका मैग्नीट्यूड देखिएगा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो मान देखिएगा तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। पदार्थ के उस गुण को एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक मतलब हुआ मीन्स विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों का मान भिन्न होना। भौतिक गुणों का मान भिन्न होना, जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, आदि। तो एनाइसोट्रॉपिक के मतलब होता है कि किसी पदार्थ के डिफरेंट डायरेक्शन में जो उस पदार्थ का भौतिक गुण का मान भिन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक है। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में उस पदार्थ के भौतिक गुणों का मान सेम हो तो उसे आइसोट्रॉपिक कहते हैं। देखिए ये जो है सोडियम क्लोराइड का बनावट है। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। ये सोडियम क्लोराइड की संरचना है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें जो आप देख रहे हैं कि कॉर्नर है और सेंटर है, बॉडी का सेंटर, फेस का सेंटर, ये सभी जगह क्लोरीन आयन है। और जो वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसको ऑक्यूपाई किए हुए है Na+ आयन। तो आपको मैंने बतलाया कि सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है ये एक क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्रिस्टल का बना हुआ है और इसके किसी भी पार्ट का, किसी भी हिस्से का बनावट का आप अध्ययन करेंगे तो आप ये बात पाएंगे कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, उसका अरेंजमेंट सभी हिस्सों में समान है। तो आपको बताया गया था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है,
यानी पूरी ठोस में, और इसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं उसमें इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो निश्चित होता है। तो आप इस तस्वीर के माध्यम से आप समझे होंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवयविक कणों का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, रेगुलर पैटर्न में होता है। और अगले क्लास में हम इसके अगले भाग एमॉर्फस सॉलिड का चर्चा करेंगे। आप लोग इसको अभ्यास कीजिएगा। मैं अगले क्लास में आपको इसके आगे का हिस्सा पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।